नमस्कार साथियों, मैं आज मौर्य प्रशासन में जो बचा हुआ था उसी को आगे लेकर के इस क्लास में चल रहा हूं। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा किए थे और मौर्य प्रशासन में मैंने पहले भी कहा था कि केंद्रीय प्रशासन में, यहाँ मैंने लिखा है कि केंद्रीय प्रशासन में ज्यादा पॉइंट जो है बनता है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन जो है वह बचा हुआ है, तो यह संक्षिप्त है लेकिन फिर भी हम लोगों को जानना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप ही लोगों का कमेंट आया है कि अंत में 5 नहीं लगभग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए, तो उसके लिए हम लोग 10 मिनट का समय बचाएंगे और 10 क्वेश्चन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग जो चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं या इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें से महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है वह सब याद हो जाए। तो हम लोग 10 मिनट लास्ट में उसके लिए रखेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगा या बोल दूंगा और आप लोगों को आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में बतलाना है, जल्दी जल्दी बतलाना है, क्योंकि 10 ही मिनट का टाइम जो है वह आपको दिया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो या मेगास्थनीज की इंडिका हो या अशोक का शिलालेख अभिलेख हो, बहुत सारा साक्ष्य है जो प्रांतीय प्रशासन के बारे में और नगर प्रशासन के बारे में प्रकाश डालता है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया और इसको चक्र कहा गया है। प्रांत में बांट करके इसको चक्र नाम से संबोधित किया गया है। साथियों, चक्र के बाद जिला, अगर आप समझने के लिए कहेंगे कि प्रांत के बाद जिला, तो चक्र के बाद जिला हम लोग कह सकते हैं। तो जिला को यहाँ प्रांत और यह जिला, तो इसको आहार या विषय, आहार या विषय कहा गया, जिसका अधिकारी जो है वह स्थानिक होता था। स्थानिक के अधीन कई गोप होते थे। आप यहां देखिए, स्थानिक, इस स्थानिक के अधीन कई गोप होते थे और गोप के अधीन कई गांव होता था। गांव या ग्राम इसको कह सकते हैं। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसी रूप में मौर्य प्रशासन को विभाजित जो है वह किया गया है। अब यहां से अधिकांश जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रांत और उसकी राजधानी। अब आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में विभाजित किया था। यह 4 प्रांत मैंने लिखा है। और अशोक आते हैं तो एक और प्रांत को इसमें जोड़ देते हैं, कलिंग को जोड़ करके 5वां प्रांत के रूप में स्थापित कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत और अशोक के समय में 5 प्रांत हो गए। तो प्रांत और उसकी राजधानी जो हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा, एक करके पूछा जा सकता है या सुमेलित करके भी पूछा जा सकता है, तो वही हम लोगों को देखना है। यहां पर मैं एक तरफ लिख रहा हूं यहां प्रांत, प्रांत का नाम,
दूसरी तरफ राजधानी। प्रांत यहां हम लोग लिखेंगे तो पूर्वी या प्राच्य, पूर्वी या प्राच्य कहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग प्रांत की यहां पर चर्चा करें, अवंती, तीसरा उत्तरापथ, चौथा दक्षिणापथ, तो यह चार जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। आप जो यहां पर चार देख रहे हैं, और अशोक इसमें कलिंग को जीत करके मिला लेते हैं। जैसे आप पांचवा यहां पर लिखेंगे तो कलिंग, यही पांच जो है वह प्रांत हो गया और इसकी राजधानी। यही हम लोगों को सुमेल करने के लिए दिया जा सकता है, या वैसे ही पूछा जा सकता है। पूर्वी या प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था। अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैनी भी इसको कहते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली, तो यही राजधानी है। पाटलिपुत्र से आप परिचित है। पूर्वी या प्राच्य की राजधानी अवंती की राजधानी उज्जैन, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली। तो सबसे पहले हम लोगों को जो याद रखना है वह तोसली याद रखना है। यह कलिंग की राजधानी थी। परीक्षा में दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विजित करके मगध में शामिल कर लिया। तो आप जानते हैं कि कलिंग को जीता था, और कलिंग का युद्ध जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक तरफ प्रांत का नाम है और दूसरी तरफ राजधानी का नाम है। यही साथियों प्रांतीय शासन के अंतर्गत मौर्य प्रशासन में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर बचा हुआ है वह है नगर प्रशासन। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और अब हम लोग नगर प्रशासन की चर्चा जो है वह करेंगे। मौर्य प्रशासन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपका विषय इतिहास रहा होगा ऑप्शनल पेपर, तो उसमें मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था, समीक्षा कीजिए। तो यह एक केंद्रीकृत प्रशासन था, लेकिन जब समीक्षा करने के लिए बात आ जाएगी या उसमें जोर देगा कि क्या इसमें कुछ जन कल्याणकारी भावना भी शामिल था, तो जन कल्याणकारी भावना भी शामिल था। दूसरा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका के आधार पर मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यह हम लोग का प्रांतीय प्रशासन है, और इसके बाद हम लोग अंतिम यह चर्चा करेंगे
और यह होगा हम लोगों का नगर प्रशासन। नगर प्रशासन, यह नगर प्रशासन है, यहां लिखते हैं नगर प्रशासन। हम लोगों ने चर्चा किया था कि मौर्य प्रशासन एकमात्र ऐसा प्रशासन है जो 3 भागों में बटा हुआ है, जबकि अन्य प्रशासन 2 ही भाग में बटे हुए हैं। किसी भी वंश में आप पढ़ेंगे तो नगर प्रशासन इसकी मुख्य विशेषताओं में हम लोग शामिल कर सकते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वह आसान है, मैंने पहले भी चर्चा किया है और यहाँ दोहराया जा रहा है आपको, क्योंकि वह चर्चा दूसरे संदर्भ में किया गया, यहाँ पर तो चर्चा करना अनिवार्य है। मौर्य के नगर प्रशासन, यहाँ पर अर्थशास्त्र नगर के अधिकारी को नागरक कहता है। नागरक, यह अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि नगर का सबसे प्रमुख अधिकारी नागरक होता था। लेकिन इस नगर प्रशासन की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख जो किया गया है वह इंडिका में किया गया है। इंडिका, परीक्षा में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से सबसे विशद रूप में नगर प्रशासन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो विकल्प में आपको अर्थशास्त्र भी रहेगा आंसर, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं हो जाएगा बल्कि यह होगा, इंडिका होगा। दूसरा, पुस्तक का लेखक भी दे करके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य नगर प्रशासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, तो वह हो जाएंगे मेगास्थनीज। अब इसमें कहा क्या गया है तो वह आप यहां देखिए, इसमें कहा गया है कि 30 अधिकारी थे और 6 विभाग था और प्रत्येक विभाग में 5-5 इस 6 विभाग में 5-5 अधिकारी होते थे, तो 6-5 30 अर्थात 30 अधिकारियों के माध्यम से 6 विभाग के माध्यम से नगर प्रशासन का कार्य संपन्न किया जाता था। तो सबसे विशद हुआ ना कि इंडिका में उल्लेख किया गया है, संक्षिप्त रूप में अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है, और परीक्षक इसीलिए जानबूझ करके यह क्वेश्चन डालते हैं कि विकल्प में अर्थशास्त्र भी रहेगा और इंडिका भी रहेगा। अगर जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो वह निश्चित रूप से अर्थशास्त्र आंसर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो है वह कौटिल्य आएंगे, क्योंकि कौटिल्य जो है मौर्य राज प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा रहे थे। तो यही है मौर्य प्रशासन की मुख्य बात। साथियों, इसमें एक शब्दावली आता है, वह मैं जोड़ करके इस मौर्य प्रशासन को समाप्त करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वह शब्दावली क्या है? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई मेगास्थनीज ने ही वर्णन किया है कि मौर्य प्रशासन में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी भी रहता था। तो यह किस प्रकार का अधिकारी था? जब कोई व्यापारी लोग व्यापार के लिए निकलते थे, या कोई यात्री जो है निकलता था अपने घरों के लिए जाने के लिए या दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए, तो सड़क सुरक्षा के लिए, मार्ग सुरक्षा के लिए
अधिकारी की नियुक्ति किया गया था और उसी मार्ग सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा गया, एग्रोनोमोई कह करके संबोधित किया गया। चूंकि मेगास्थनीज ने यूनानी दृष्टिकोण अपना करके अपनी पुस्तक इंडिका को लिखा था, इसलिए यह यूनानी शब्द का ही प्रयोग इसमें करता है। अब आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा मौर्य प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन इसके पहले पढ़े, आज हम लोगों ने प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया और नगर प्रशासन जो है वह पढ़ लिया। इसकी मूलभूत बात या परीक्षा में जो पूछा जाएगा वह अब आपको भूलने की जरूरत जो है वह नहीं है, और जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से प्रश्न जो है वह निकाल करके पूछ लिया जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है। तो समझ में आया, निश्चित रूप से आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रशासन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य कला के बारे में, क्योंकि मौर्य कला एक अद्भुत कला था और बिहार से संबंधित मुख्य बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। एक दो पॉइंट इधर उधर का आएगा तो उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जैसे अब हम इसको समाप्त करते हैं। साथियों, मौर्य प्रशासन अब हम लोग पढ़ेंगे, और मौर्य प्रशासन जो है ना, बीपीएससी का जो सिलेबस आपके पास होगा तो जीएस का पेपर जो है फर्स्ट पेपर और उसका भाग 1, उसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और उस इतिहास में बिहार के इतिहास पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसी में सिलेबस में मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम शामिल किया गया है। तो आप अच्छे से अगर यहाँ पढ़ लेंगे मौर्य कला तो यही बात आप जा करके मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल आसान लगेगा और यही पढ़ा हुआ आपको मुख्य परीक्षा में भी काम दे देगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मौर्य कला से। देखिए यहां मौर्य कला, कला के क्षेत्र में हम लोगों का भारत देश हड़प्पा सभ्यता से ही समृद्ध माना गया है, विश्व के संदर्भ में माना गया है। जब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जब चर्चा करेंगे तो कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रमाण मिला है। कला का अद्भुत नमूना है वह। और उस समय मतलब 2350 ईसा पूर्व या 2300 ईसा पूर्व की यह बात है कि भारतीय कलाकार जो है विश्व में अपनी धाक जमाए हुए थे। तो कला की शुरुआत जो है वह वहीं से होती है, लेकिन एक मजबूत कला के रूप में, एक मजबूत पक्ष के रूप में यह स्थापित होता है मौर्य काल में। क्योंकि मौर्यों ने इसको संरक्षण दिया था व्यापक रूप में, इसीलिए इसका नाम जो है वह मौर्य कला पड़ गया। क्योंकि मौर्य काल के समय में यह कला विकसित हुई, समृद्ध हुई और अपनी प्रभाव छोड़ा, और इसी को आधार बना करके गुप्त वंश के शासकों ने भी कला के क्षेत्र में चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया। इसीलिए इसको मौर्य कला के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मौर्य कला, तो अध्ययन के सुविधा के लिए हम लोग को पढ़ना है। अध्ययन के सुविधा के लिए इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। वह भाग कौन होगा आप यहां देखिए। राजकीय कला, दूसरा है जन कला,
जन कला और राजकीय कला, यह शब्द से ही पता चलता है। राजकीय कला का मतलब क्या हुआ? राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया उस कला को राजकीय कला कहते हैं। मगध राज्य में इसको प्रश्रय दिया और प्रश्रय देने वाले खुद मौर्य वंश के शासक थे। और जन कला मैंने यहां लिखा है, यह जन कला, तो यह आम लोगों की कला थी। आम जनता ने इस कला को जन्म दिया था, सहयोग किया था और विकसित स्वरूप इसका दिखलाई पड़ता है। लेकिन यह तो सिंपल बात है और यह समझने की बात है कि राजकीय कला की अगर तुलना किया जाए जन कला के साथ, तो राजकीय कला ज्यादा विकसित था। यह विकसित होगा, यह पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित था। इसके तुलना में यह उतना विकसित नहीं था। समझने के लिए मैंने यहां लिखा है पूर्ण विकसित। और जब यहां तुलना कीजिएगा तो जन कला धन के अभाव में राजकीय कला के समान जो है वह विकसित नहीं हो सका। मान लीजिए कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है और आप उसको कला के क्षेत्र में लगा रहे हैं, कला को प्रश्रय दे रहे हैं, कला को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप राजा भी हैं तो विकसित होगा और वह निश्चित रूप से अधिक समय तक भी चलेगा। और आम जनता जो कला लेकर के आई, जिसको जन कला कहते हैं, तो वहां धन का अभाव था। अब राजा के साथ प्रजा की तुलना कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए समृद्धि की बात अगर करें तो इसके तुलना में यह कम विकसित था या कम समृद्ध था। समझ में बात आया होगा। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं वह देखना है। राजकीय कला के अंतर्गत क्या शामिल करेंगे? तो राजप्रसाद, बहुत सारा स्रोत में भी हम लोग चर्चा किए हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, स्तूप, चैत्य भी इसमें लिखा जाता है, लेकिन इस चैत्य का प्रमाण जो है बिहार से नहीं मिला है। चैत्य, तो यह बिहार से इसका प्रमाण जो है वह नहीं मिला है। भारत के संदर्भ में भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चैत्य को भी शामिल कर सकते हैं, तो यह ध्यान देना है। और यहाँ जन कला की अगर हम लोग बात करें तो यक्ष, यक्षिणी की मूर्ति, जैन धर्म या जैन मूर्ति, मृदभांड, तो यह जो है वह जन कला के अंतर्गत हम लोगों को साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहां भी राजकीय कला के बारे में ज्यादा उल्लेख करना है और जन कला के बारे में हम लोगों को संक्षिप्त जो है वह उल्लेख करना है। अब इतना तो आप समझ गए। यहाँ पर मैंने सारणी बना दिया है, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अब इसी का एक एक करके हम लोग उल्लेख जो है वह कर लेंगे। शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं। जैसे राजप्रसाद,
यह राजप्रसाद जो है यह पटना के कहां, कुम्हरार, पटना के कुम्हरार में स्थित है। आज भी कुम्हरार संग्रहालय में मौर्य वंश के अवशेष, कला से संबंधित अवशेष, राजप्रसाद से संबंधित अवशेष सुरक्षित है और उसको देखा जा सकता है। तो पूछ दे परीक्षा में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद का निर्माण कहां कराया, तो क्या जवाब होगा? तो जवाब हम लोगों का होगा कुम्हरार। और यह कुम्हरार है कहां? तो यह पटना में स्थित है। दूसरा प्रश्न, यह किस चीज का बना हुआ था? जो बीपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा बीपीएससी की परीक्षा में पूछ दिया गया है कि यह राजप्रसाद किसका बना हुआ था। तो जवाब हम लोगों को क्या देना है? लकड़ी, लकड़ी का बना हुआ था, काष्ठ का यह बना हुआ था। ईंट का भी प्रयोग था, लेकिन बहुतायत संख्या में लकड़ी का प्रयोग जो है वह कर दिया गया था। तो यह याद रखिएगा, यह राजप्रसाद, राजमहल जो है किसका बना? तो लकड़ी का। यह कितने स्तंभों पर बना हुआ है? बना हुआ था 80 स्तंभ का प्रमाण मिला है। 80 स्तंभ। आज भी यह स्तंभ अब तो टूट फूट गया है, लेकिन फिर भी यह स्तंभ जो है कुम्हरार संग्रहालय में आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिल जाएगा। इस राजप्रसाद की तुलना ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस, ईरान की जो प्राचीन राजधानी थी वह थी पर्सिपोलिस। यहां लिख रहे हैं पर्सिपोलिस। यहां पर जो राजमहल बना है उसी के साथ इसकी तुलना कर दी गई है कि इसी पर्सिपोलिस के राजमहल का अनुकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और कुम्हरार में राजप्रसाद का निर्माण कराया। राष्ट्रवादी विद्वानों ने इस मत का जो है वह खंडन किया है। तो यह राजप्रसाद के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे। राजप्रसाद का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहला पॉइंट, यह किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। दूसरा पॉइंट, यह 80 स्तंभों पर बना हुआ था और इसका अवशेष जो है पटना के कुम्हरार से मिला है। तो यही महत्वपूर्ण राजप्रसाद से बात जो है निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हम लोगों का यह शिलालेख। यह हम लोगों का हो गया। अब शिलालेख की बारी है। अशोक के बृहद, बड़े आकार का, और लघु, छोटे आकार का शिलालेख जो है वह प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख या स्तंभ लेख राजकीय आदेश के रूप में जारी किए गए थे। इसमें जन कल्याणकारी बातों का भी उल्लेख किया गया था। इन शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में तो चर्चा मिल ही जाती है, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य का भी निर्धारण होता है। जहां जहां मौर्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उस स्थल पर इसका निर्माण जो है वह कर दिया गया था। अब इसमें कुछ पॉइंट यहाँ आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शिलालेख की बात करें तो बृहद पैमाने पर हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन एक दुभाषिया शिलालेख है जो सार ए कुहना से मिला है। सार ए कुहना अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यहां से दो भाषाओं में लिखा हुआ,
एक ही यहाँ मान लीजिए है शिलालेख और इसमें दो भाषाओं का प्रयोग कर दिया गया है, तो दो भाषीय शिलालेख और एक स्थल है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अशोक के शिलालेख जो हैं, जैसे प्रथम शिलालेख, अगर मैं यहां पर लिखूं तो प्रथम शिलालेख, कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख, तो प्रथम शिलालेख में क्या किया गया है? पशु हत्या निषेध, इसके बारे में चर्चा किया गया कि पशुओं की हत्या नहीं किया जा सकता है। प्रथम शिलालेख में यह लिखा हुआ है। दूसरा शिलालेख में पशु और मानव की चिकित्सा, इसका उल्लेख कर दिया गया है कि मानव की तो चिकित्सा का कार्य करना ही है, पशुओं का भी करना है। पांचवा महत्वपूर्ण है, पांचवा शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख पांचवें शिलालेख में किया गया है। अब आठवें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्रा, हम लोगों ने चर्चा किया था कि अशोक प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म की यात्रा पर निकलते थे और इसका उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो 8वें शिलालेख में किया गया है। साथियों, 13वां जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। यह 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है? चर्चा हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में किए थे, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध और किसका उल्लेख है 13वें शिलालेख में? हृदय परिवर्तन। अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख इसमें है। और क्या है? आत्विक जाति। आत्विक जाति को चेतावनी देने का संदेश भी 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा किया गया है। तो 13वां शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसे आप भारत का संविधान पढ़ते हैं तो संविधान संशोधन की बात आती है, तो वह पढ़ाया जाता है, तो बताया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इससे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी तरह से शिलालेख की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 13वां शिलालेख जो है वह याद रखेंगे। अब दो पृथक शिलालेख मिला है कलिंग से, जिसको प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख या द्वितीय पृथक शिलालेख कहते हैं। इसको 15वां और 16वां शिलालेख भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम या द्वितीय पृथक शिलालेख या 15वां और 16वां शिलालेख कहते हैं। इस शिलालेख में अशोक ने सभी जनता को अपना पुत्र और पुत्री कह करके संबोधित किया है, अपना संतान कह करके संबोधित किया है। यही महत्वपूर्ण बात जो है हम लोग शिलालेख के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको याद यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं वह है हम लोगों का स्तंभ लेख।
कॉन्सेप्ट आधारित अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि राजकीय कला या मौर्य कला के अंतर्गत सबसे मुख्य विशेषता क्या था, तो स्तंभ लेख था। सबसे इसकी मुख्य या विशिष्ट तत्व जो है वह स्तंभ लेख माना गया है। देखिए, अशोक ने स्तंभों का निर्माण कराया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यह, तो अशोक का स्तंभ जो है यह आधार पर जो है वह चौड़े हैं, जैसे ऐसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, और ऊपर जाते हुए यह शीर्ष इसका पतला होते जाता है। तो इस तरह से इसका निर्माण जो है वह कराया गया था। गोलाकार का है लेकिन आधार जो है वह चौड़ा है, और शीर्ष की तरफ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं यह पतला होते जाता है। इस स्तंभ लेख में किसी भी प्रकार का जोड़ जो है वह नहीं है, यह अंदर से बिल्कुल ही सॉलिड है, अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, और यह चुनार के बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया है। परीक्षा पूछ दे कहां से, तो चुनार के बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया है। इसकी चमक, इसकी पॉलिश आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। आप देखेंगे तो उसी तरह से पॉलिश जो है, जिस समय इसका निर्माण किया गया था अशोक के समय में, वह पॉलिश आज भी बरकरार दिखलाई पड़ता है। अब शीर्ष की तरफ यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो यहाँ पर अवांगमुखी कमल बनाया गया है। अवांगमुखी कमल कहते हैं। अवांगमुखी कमल का मतलब क्या है कि कमल का फूल अगर आप लेते हैं, खिला हुआ कमल का फूल, और उसको उलट देते हैं तो उल्टा कमल का फूल, या उसको अवांगमुखी कमल का फूल कहते हैं, वह यहाँ बना दिया गया। कमल का फूल, कमल, और इस कमल के फूल के ऊपर यहाँ पर पशु, यहाँ पर विभिन्न पशुओं की मूर्ति जो है वह बनाया गया है। यह स्तंभ लेख अशोक के साम्राज्य के सीमा का भी निर्धारण करते हैं, और यह राजकीय आदेश के रूप में, अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख की, स्तंभ लेख की हम लोग चर्चा करेंगे, जो बिहार से मिला है, भारत के अन्य क्षेत्र से मिला है। भारत के इतिहास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लौरिया, नंदनगढ़, छोटा छोटा मैं यहां लिख रहा हूं चूंकि यह इतना ही स्पेस बचा हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, दूसरा लौरिया औरेराज, तीसरा रामपुरवा। तो यह तीनों जो है यह बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनाया गया। सिंह की मूर्ति है इस लौरिया नंदनगढ़। देखिए, मयूर की आकृति आपने कहा था तो वह नीचे बनाया गया है। शीर्ष पर जो है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की मूर्ति बनाया गया है, और जो स्तंभ निर्मित किया गया उसमें नीचे मयूर का, मोर का चित्र जो है वह अंकित कर दिया गया है। तो मोर आंसर दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। मोर क्या था, मयूर क्या था, मौर्यों की राजकीय चिन्ह था। तो राजकीय चिन्ह पूछेगा तो मयूर या मोर आंसर दीजिएगा।
लेकिन शीर्ष स्तंभ पर पूछेगा तो यह सिंह जो है वह आंसर हो जाएगा। यहाँ लौरिया अरेराज में भी सिंह की ही मूर्ति बनाई गई है शीर्ष पर, लेकिन रामपुरवा में क्या, वृषभ। या रामपुरवा में वृषभ की मूर्ति, तो यह अलग है, अलग पशु की मूर्ति बनाई गई है। तो सबसे पहले किसको याद रखेंगे, तो रामपुरवा को याद रखेंगे इसको, और इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज को याद रखना है। रामपुरवा के स्तंभ लेख के शीर्ष पर किसकी मूर्ति, वृषभ की, सार भी कहते हैं उसको, बुल कहते हैं, उसकी मूर्ति जो है वह स्थापित किया गया है। तो यह बिहार से संबंधित स्तंभ लेख है, और भी स्तंभ लेख है, लेकिन उसकी चर्चा मैं भारत के इतिहास में आप लोगों के सामने रखूंगा। अब यहाँ पर गुहा लेख है साथियों। गुहा का मतलब होता है गुफा, चट्टानों को काट करके गुफा का निर्माण करा देना, गुहा का निर्माण करा देना, और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए दे देना। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने किया था। देखिए, अशोक भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, और उसका पौत्र दशरथ भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। दूसरा बात, अशोक ने भी और उसके पौत्र दशरथ ने भी गया के बराबर और नागा अर्जुनी पहाड़ी में, यहां हम लिखना चाहेंगे बराबर, पहाड़ी का नाम है, और नागार्जुनी, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में चट्टानों को काट करके गुफा का निर्माण कराया। गुफा का निर्माण कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, लेकिन आप यहां सोचेंगे तो एक मूलभूत तत्व निकल करके सामने आएगा। क्या आएगा, यह आएगा कि अशोक और उसके पौत्र दशरथ धर्मनिरपेक्ष शासक थे, क्योंकि इन गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था वह आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए कराया गया था, न कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए कराया गया था। इसीलिए अशोक जो है और उसके पौत्र दशरथ जो है वह धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ गुफा का कुछ नाम दिया गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गुफा का नाम यहाँ है सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमश ऋषि, गोपी गुफा। तो यह कुछ प्रमुख गुफा है जिसका नामकरण किया गया है। इसी गुफा की दीवारों पर लेख भी अंकित कर दिया गया, प्राकृत भाषा में किया गया है, इसीलिए इसको गुहा लेख के नाम से, गुफा लेख के नाम से संबोधित किया जाता है। तो साथियों, यह गुहा लेख से संबंधित यहाँ पर बात हो गया। अंतिम है यहाँ पर स्तूप। अशोक ने स्तूप का भी निर्माण कराया था। हम लोग अशोक के बारे में, उसकी धर्म नीति के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर चर्चा किए थे कि दिव्यावदान ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कितना स्तूप का निर्माण कराया, तो अशोक ने 84,000, यह 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। बिहार का 2 स्तूप जो है वह आपको याद रखना है।
और विस्तारित रूप में पढ़ना है, जानना है, तो भारत का इतिहास जब शुरू होगा तो वहां पर और स्तूप की मैं चर्चा करूंगा। बिहार में केसरिया का स्तूप परीक्षा में पूछ देगा इस बार, हो सकता है। केसरिया, यहां नाम लिख रहे हैं, केसरिया, यह पूर्वी चंपारण में है केसरिया। और केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, और वह बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। तो एक पॉइंट यह बनेगा। राजगीर का स्तूप, आप जाएंगे राजगीर तो विश्व शांति स्तूप वहां पर है, जापान की सहयोग से वहां पर बनाया गया है। बीपीएससी में पूछा भी गया कि किसके सहयोग से उसका कायाकल्प जो है वह कर दिया गया, तो जापान की सहयोग से विश्व शांति स्तूप को और भी खूबसूरत रूप जो है वह प्रदान किया गया है। तो यह स्तूप से संबंधित यहाँ पर बात है, बिहार की बात। भारत के संदर्भ में तो और भी सारे स्तूप मिले हैं, आगे चर्चा करेंगे भारत के इतिहास में। चैत, जब हम लोग मौर्य कला लिखेंगे भारत के संदर्भ में तो यहाँ चैत्य का भी वर्णन किया जाता है, लेकिन बिहार में चूंकि चैत्य का कोई भी साक्ष्य मौर्यकालीन हम लोगों को नहीं मिला है, तो हम लोगों को इतना ही पढ़ना है राजकीय कला के अंतर्गत। अब राजकीय कला हम लोगों ने इतना देख लिया, अब है यहाँ जन कला। तो जन कला तो बिल्कुल ही संक्षिप्त है और कम ही पॉइंट यहाँ से निकलता है जो परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, तो जन कला में इसको प्रथम स्थान दिया गया है। पौराणिक देवी और देवता है यक्ष और यक्षिणी, तो एक पॉइंट यहां से बनता है। पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो जन कला का सबसे प्रमुख तत्व है। जैसे राजकीय कला का सबसे प्रमुख तत्व कौन, तो स्तंभ लेख, या उसी प्रकार से जन कला का सबसे प्रमुख तत्व कौन, तो यक्षिणी की मूर्ति, जो पटना के दीदारगंज, यहीं से मिला है। पटना के दीदारगंज से यह प्राप्त हुआ है। वर्षों से यह पानी में ऐसे पेट के बल जो है लेटी हुई मूर्ति, किसी को पता नहीं था। यह भी लोग कहते हैं उस क्षेत्र के कि धोबी लोग उसके पीठ पर कपड़ा जो है वह खींचते थे, साफ करते थे। अचानक बहुत दिनों के बाद जो है किसी की नजर उस पर पड़ी और तब पुरातत्व विभाग को सूचना दिया गया और एक विश्व की धरोहर के रूप में वह यक्षिणी की मूर्ति मिला, जो आज गांधी संग्रहालय में, आज पटना संग्रहालय में वह स्थित है। अब वह उठ करके गांधी संग्रहालय के अंतर्गत चला गया है, तो यह आज स्थित है, लेकिन इसका एक बांह जो है वह टूटा हुआ है, लेकिन इसकी चमक जो है वह आज भी बरकरार है। मौर्य काल की बात है यह, और वह पानी में बरसों डूबा रहा, फिर भी उसकी चमक जो है, पॉलिश जो है वह खराब नहीं हुआ। इस प्रकार की तकनीक का विकास प्राचीन काल में भारत के कलाकारों ने, भारत के टेक्नीशियनों ने, तकनीक विशेषज्ञों ने कर दिया था। तो यक्षिणी की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। पटना के लोहानीपुर से एक जैन की मूर्ति मिला है। आप पटना के लोहानीपुर जानते ही होंगे, तो वहां से एक मूर्ति मिला है जो नग्न अवस्था में है, और उसको विद्वानों ने यह प्रमाणित किया है कि यह जैन मूर्ति है। उसको भी सुरक्षित संग्रहालय में रखा गया है। यह भी स्पष्ट करता है कि मौर्य वंश के जो शासक थे वह
धर्मनिरपेक्ष शासक थे और अपने राज्य में सभी धर्मों को प्रश्रय जो है वह उन लोगों ने दिया था। अब इसके बाद मृदभांड का प्रमाण भी यहां से मिला है। मिट्टी का बर्तन, उसकी भी चमक जो है अद्भुत रूप से आज भी दिखलाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जिस कला की शुरुआत हुई वह कला मौर्य काल में आकर के बहुत ही समृद्ध हुआ और इसी आधार पर या इसी को आधार बना करके गुप्तों ने कला के क्षेत्र में इतना अधिक विकास कर लिया कि गुप्त काल को विद्वानों ने स्वर्ण काल की भी संज्ञा दे दिया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मौर्य कला ने वह आधार प्रदान कर दिया जिस पर गुप्त शासकों ने कला रूपी एक विशाल महल को खड़ा किया और उसके लिए गुप्तों को या गुप्तों के काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दिया गया है। तो यही साथियों मौर्य कला से संबंधित बात है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मैंने इसमें सब बात जो है रखने का प्रयास किया है और यहां से आपको परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है तो निश्चित रूप से आप इसको बना सकते हैं। बना ही नहीं सकते हैं बल्कि सही बना करके परीक्षा हॉल से वापस जो है वह आ सकते हैं। अब चूंकि मौर्य वंश हम लोगों का यहाँ समाप्त हो रहा है तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण जो है आपसे पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लिए होंगे तो मैं इसको मिटाऊंगा और अब क्वेश्चन की बारी है। आप ही लोगों का कहना है कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कशन करा दिया जाए ताकि हम लोगों को याद हो जाए। तो मैं 8-10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। इसमें अशोक से संबंधित जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में क्वेश्चन मैं पूछूंगा। यह जो आप पढ़े मौर्य कला, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें इससे संबंधित प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा। तो साथियों अब हम लोग प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ जवाब देना है और उसकी मैं चर्चा भी कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि 10 क्वेश्चन का कम से कम व्याख्या कर दीजिए। हम लोग आंसर देंगे, गलत सही जो होगा वह निकल करके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, संक्षिप्त में लिख रहा हूं, आपको जवाब देना है। कलिंग का युद्ध कब, बताना है कब हुआ था कलिंग का युद्ध। पहला पॉइंट है यार। दूसरा, अशोक अशोक कहां पर ललित पतन नगर का निर्माण कराया। आपको जवाब देना है। तीसरा, अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। जवाब आप
आप लोग दीजिए, जल्दी जल्दी यहाँ जवाब देना है। चौथा, चूंकि अशोक के बारे में भी पढ़े थे और पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्रशासन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जैसे केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो दोनों जो है हम लोगों का यहाँ पर आएगा। यहाँ जैसे समहर्ता, समहर्ता किस प्रकार का अधिकारी था, यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको शामिल कर रहा हूं। पांचवा, सर्वप्रथम साप्तांग सिद्धांत, सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। छठा, आठवीं जाति को चेतावनी, अशोक ने आठवीं जाति को चेतावनी किस शिलालेख में दिया है, अभिलेख में दिया है, तो यह आपको यहां पर बतलाना है। सातवां, राज तरंगिणी के अनुसार अशोक प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था। गूढ़ पुरुष किसको कहा गया, गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है, यह आपको बतलाना है। प्रशासन से संबंधित जो है वह बात है। नौवा, धर्मस्थीय क्या था। 10वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक तो यह 10 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों के अनुसार आप लोगों ने कहा था कि 10 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोगों ने बहुत सारा आंसर यहाँ पर दिया होगा। अब मैं शुरुआत करता हूं। कलिंग युद्ध कब हुआ, तो यह 261 बीसी। मैंने पढ़ाया है कि अशोक के राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष में यह युद्ध हुआ था। तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक कहां पर ललित पतन नगर का निर्माण कराया, तो यह भी आप लोगों को याद होगा। यह इसका आंसर जो है वह हो जाएगा नेपाल। राजा बनने के पहले ही नेपाल को विजित कर लिया था, मैंने बतलाया था, और ललित पतन नामक नगर का निर्माण कराया। उसकी पुत्री चारुमती। तो साथियों 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने यह जवाब दे दिया होगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। यह आप 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। 10 क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए और 6 आंसर 10 में से अगर आप 6 का जवाब सही दे देते हैं
तो माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका रिजल्ट जो है वह निश्चित रूप से होगा। क्योंकि 60% यहाँ आप बना देते हैं एक बार पढ़ने के बाद, तो 150 में 90 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और 10 क्वेश्चन के लिए और प्रयास करना है। तो 6 अगर बना रहे हैं आप तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 7 बना दिए, 8 बना दिए, तो यह आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपका रिजल्ट जो है वह श्योर होगा। दूसरा मैंने लिखा है अशोक कहां पर ललित पतन नगर का निर्माण कराया। तो यहां मैंने आंसर लिख दिया है नेपाल, और आप लोगों को पता भी होगा, जो हम लोग क्लास किए थे उसमें इसकी चर्चा हम लोग किए थे, मंदिर का भी और नगर का भी। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा। हम लोग पढ़े थे तो चर्चा किए थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बोधि वृक्ष के साथ अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। तो उसी का नाम बतलाना है। यह यहां पर महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यह लोग श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम गए और वहीं पर बोधि वृक्ष को लगाया गया। वह बोधि वृक्ष आज भी मूल रूप में अवस्थित है। इसके बाद मैंने लिखा समहर्ता। हम लोग पढ़े थे तो चर्चा किए थे हम, इस शब्दावली से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो यहाँ पर समहर्ता का अर्थ क्या हुआ, मौर्य प्रशासन में आप लोगों ने पढ़ा है। समहर्ता का अर्थ तो राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी या भू राजस्व अधिकारी भी इसको आप कह सकते हैं। आज भी जिलाधिकारी को समहर्ता कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। संक्षिप्त लिखा है मैंने, लेकिन आपको बताना है किस पुस्तक में सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जो है वह कर दिया गया है। तो साथियों, आप यह चर्चा सुन चुके हैं और मैं आपको यह बता चुका हूं, इसलिए यह आंसर आपको यहां पर देना है। और वह आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यह आंसर होगा अर्थशास्त्र। उसके बाद आटविक जाति को चेतावनी अशोक ने दिया है, वह किस अभिलेख में वर्णन किया गया है कि आटविक जाति को चेतावनी जो है अशोक देता है। तो आप यहां जवाब दीजिए, आटविक जाति तो 13वां शिलालेख, शिलालेख। आप लोग इसका 7, 8, 9, 10 का भी आप जवाब दीजिए और 7 से ज्यादा लाना है आप लोगों को। 7 से ज्यादा आ जाता है, एक्सीलेंट में आप आएंगे। 7 नंबर मैंने यहां क्वेश्चन लिखा है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक तो आप लोग जानते ही होंगे, कल्हण थे, कश्मीरी कवि थे कल्हण, और उन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किया था। जय सिंह के समय में इस पुस्तक की, विजय सिंह के समय में इस पुस्तक की रचना जो है वह किया गया था साथियों। और इस ग्रंथ में कहा गया है कि अशोक जो है प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म,
बाद में बौद्ध धर्म के प्रति उसका अनुराग जो है वह ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का वर्णन है और उस अर्थशास्त्र में यह गूढ़ पुरुष किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द? तो गूढ़ पुरुष जवाब आप दे रहे होंगे गुप्तचर के लिए। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से संबोधित कर दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन भी शब्दावली से ही है। धर्मस्थीय। धर्मस्थीय क्या था ये आप बतलाइए। धर्मस्थीय का चर्चा किया गया है। कंटक शोधन और धर्मस्थीय मौर्य प्रशासन में यह शामिल थे। न्याय एवं दंड व्यवस्था के अंग थे। तो धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय को कहा गया है। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा गया है। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन के नाम से संबोधित किया गया है। अंतिम है कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का शासक हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन किया गया है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस समय नंदराज शासक थे। 10 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने दिया होगा। आप लोग खुद उसका देख लें कि आंसर भी आपने कितना सही किया और वह कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि मैंने इतना सही किया। 7, 10 कोई 10 भी बना सकता है क्योंकि पढ़ा हुआ जो है उसी में से मैंने यहाँ पर पूछा है। और इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन जो है अब मैं दूंगा आप लोगों को लास्ट में और उसको बनाना है। अपनी तैयारी को आंकना है कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है और कहाँ तक हम लोग सही रूप में जा रहे हैं। तो यही हम लोगों का आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। मन लगाकर तैयारी कीजिए और मन लगा करके तैयारी करना जो होता है वह कभी भाव नहीं जाता है, वह कभी असफल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट भी आप इसका जो है वह ले सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।